हाय एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जब भी आप ये वीडियो देख रहे हैं इन अ रिकॉर्डेड मोड। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना प्रोसेस कॉस्टिंग। अभी तक हमने अपना जॉब कॉस्टिंग, बैच कॉस्टिंग, प्रोसेस कॉस्टिंग हम कर रहे हैं। प्रोसेस कॉस्टिंग के बाद अभी सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर आ जाते हैं, जॉइंट एंड बाई प्रोडक्ट, सर्विस कॉस्टिंग, इस तरीके से सारे इंपॉर्टेंट पार्ट कवर हो जाते हैं इसमें। एंड उसके बाद फिर मार्जिनल, स्टैंडर्ड, बजट ऐसे चलेगा। तो प्रोसेस कॉस्टिंग हम स्टार्ट कर रहे हैं आज की क्लास में। चलिए चलिए सर। सबसे पहले अगर हम देखें तो इस प्रोसेस कॉस्टिंग के अंदर हमें क्या पढ़ना है। अगर आप देखोगे तो प्रोसेस कॉस्टिंग के अंदर तीन टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। इसमें पहला और दूसरा टाइप बहुत इंपॉर्टेंट है, और अगर प्रायोरिटी दो तो सेकंड वाले टाइप को पहले प्रायोरिटी देनी है, फिर उस वाले को, एंड देन फिर लास्ट में इस वाले को प्रायोरिटी देनी है। तीन टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं प्रोसेस कॉस्टिंग के अंदर। पहला, विथ स्टॉक अकाउंट, विदाउट स्टॉक अकाउंट, नॉर्मल लॉस अकाउंट, एबनॉर्मल लॉस अकाउंट और एबनॉर्मल गेन अकाउंट। तो अगर कोई क्वेश्चन बनेगा तो इस टाइप का क्वेश्चन बन सकता है। इनमें से पांच में से कोई चार या तीन दो पूछ लेगा और कहेगा प्रोसेस कॉस्टिंग बनाकर दिखाओ। दूसरा कहता है WIP, इक्विवेलेंट प्रोडक्शन अप्रोच। तो ये हमारा दो मेथड से होता है, एक होता है फीफो मेथड से, एक होता है वेटेड एवरेज मेथड से, एंड लास्ट में इंटर प्रोसेस प्रॉफिट। ये तो नॉर्मल है, इसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, बट फिर भी आपको मैं एक बार रिवाइज करा दूंगा। तो सबसे पहले हम पहला केस देख रहे हैं। पहला पॉइंट देख रहे हैं जिसमें हम प्रोसेस कॉस्टिंग के बारे में देखते हैं। प्रोसेस कॉस्टिंग क्या कहता है? प्रोसेस कॉस्टिंग इज अ मेथड ऑफ कॉस्टिंग विच इज अप्लाइड इन दोज इंडस्ट्री वेयर प्रोडक्शन इज एन कंटिन्यूस प्रोसेस। प्रोसेस कॉस्टिंग उस इंडस्ट्री में अप्लाई किया जाएगा जहां पर प्रोडक्शन एक कंटिन्यूस प्रोसेस पे चल रहा हो। मतलब किसी भी प्रोडक्ट को कंप्लीट करने के लिए, रॉ मटेरियल से फिनिश गुड में लाने के लिए हमें एक से ज़्यादा प्रोसेस में उसको भेजना पड़ता है, तब जाकर वो रॉ मटेरियल से फिनिश गुड में आता है। तो उस कंपनी में, उस इंडस्ट्रीज के अंदर प्रोसेस कॉस्टिंग लगाई जाती है कॉस्ट को कैलकुलेट करने के लिए। इन दिस इंडस्ट्री इनपुट इज पुट इन प्रोसेस वन। हम किसी प्रोसेस के अंदर इनपुट पुट करेंगे, किसी प्रोसेस के अंदर हम इनपुट पुट करेंगे, ठीक है, जो हमारा रॉ मटेरियल होगा, और ये जो प्रोसेस वन का जो आउटपुट होगा वो अगले वाले के लिए इनपुट माना जाएगा, अगले वाले प्रोसेस के लिए इनपुट माना जाएगा। और अगले वाले प्रोसेस का जो आउटपुट होगा वो अगले वाले प्रोसेस के लिए इनपुट माना जाएगा, एंड थर्ड वाले प्रोसेस का जो आउटपुट होगा वो सर फिनिश गुड माना जाएगा। तो ऐसी इंडस्ट्री जहां पर किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए, किसी भी रॉ मटेरियल से फिनिश गुड को बनाने के लिए एक से ज़्यादा प्रोसेस में भेजना पड़ता है, ऐसी इंडस्ट्री में प्रोसेस कॉस्टिंग लगाई जाती है। और प्रोसेस कॉस्टिंग के अंदर एक से ज्यादा प्रोसेस होते हैं, एक से ज्यादा, एक नहीं, एक से ज्यादा, दो होंगे, तीन होगा, चार होगा, चलेगा, पर एक नहीं होना, एक से ज्यादा होनी चाहिए। एक प्रोसेस में जो इनपुट डालते हैं और उस प्रोसेस का जो आउटपुट निकलता है वो दूसरे वाले के लिए इनपुट माना जाता है। इसी तरीके से चलता रहता है, लास्ट वाले प्रोसेस का जो आउटपुट होगा वो फिनिश गुड माना जाएगा। ठीक है सर, सिंपल सिंपल फॉर्मेट। In order to compute cost, process account is maintained and prepare for each and every process. अगर आपको कॉस्ट को कंप्यूट करना है तो आपको हर एक प्रोसेस का प्रोसेस अकाउंट मेंटेन करना होगा। अगर आपने तीन प्रोसेस है तो तीन प्रोसेस अकाउंट मेंटेन करने होंगे। कॉस्ट को कंप्यूट करने के लिए प्रोसेस अकाउंट इज अ नॉमिनल इन नेचर। डेबिट साइड पे खर्चे और क्रेडिट साइड पे इनकम एंड गेन्स आता है। Nominal account means all the expenses and loss debit on all the income and gain credit. This account is prepared in a specific format. एक स्पेसिफिक फॉर्मेट में ये अकाउंट प्रिपेयर किया जाता है। अब वो स्पेसिफिक फॉर्मेट क्या है आइए देखिए। ये इस तरीके से प्रोसेस अकाउंट है। पहला, सबसे पहले तो हम डालेंगे रॉ मटेरियल। सबसे पहले हम क्या डालेंगे? रॉ मटेरियल डालेंगे। सबसे पहले डालेंगे रॉ मटेरियल। ये आ गया सर रॉ मटेरियल। कितनी यूनिट डाली, कितने के रेट से और कितना अमाउंट का रॉ मटेरियल। फिर अदर मटेरियल कोई डाला है तो अदर मटेरियल आ जाएगा। सारे खर्चे, लेबर चार्जेस यहाँ पर आ गए, ओवरहेड, इनडायरेक्ट एक्सपेंस यहाँ पर आ गए। इन खर्चों का आपने टोटल कर लिया कि कितने यूनिट पे कितना खर्चा मेरा हुआ। इसके बाद अगर कोई क्लोजिंग स्टॉक है वो यहाँ से माइनस कर दो, अगर कोई नॉर्मल लॉस है वो यहाँ से माइनस कर दो, कोई एबनॉर्मल लॉस है वो यहाँ से माइनस कर दो, और जो बच जाएगा उतने को हम नेक्स्ट प्रोसेस में भेज देंगे। अब ये जो ये वाला पॉइंट है ये नेक्स्ट प्रोसेस के इधर चले जाएगा, मतलब इस साइड आ जाएगा।
और ये रेट इधर आ जाएगा नेक्स्ट प्रोसेस का, और ये अमाउंट इधर आ जाएगा। फिर से नेक्स्ट प्रोसेस के खर्चे सारे जुड़ जाएंगे, और इसी तरीके से एक एक प्रोसेस का जो आउटपुट होगा वो अगले प्रोसेस के लिए इनपुट माना जाएगा। तो यहाँ पर प्रोसेस टू अकाउंट में हम ट्रांसफर करें, ज़्यादा बेटर होगा जब हम एक क्वेश्चन को करेंगे। ये लो सर, बेसिक एग्जाम्पल समझते हैं। बेसिक एग्जाम्पल, द फॉलोइंग डाटा आर गिवन बिलो रिलेटेड टू प्रोसेस ए एंड प्रोसेस बी अकाउंट। रॉ मटेरियल आपको दे रखा है 100 यूनिट, 20 रुपए पर यूनिट के हिसाब से। लेबर आपको दे रखे है 10,000 रुपए, ओवरहेड आपको दे रखे हैं 5,000 रुपए। तो ये हो गया प्रोसेस ए का डाटा। अब प्रोसेस बी का, प्रोसेस बी में अदर मटेरियल लगा 10,000, लेबर लगी 5,000, ओवरहेड लगे 2,000 रुपए। और बताओ प्रिपेयर प्रोसेस ए एंड प्रोसेस बी अकाउंट आपको बनाकर दी। सीधा सीधा बनाते हैं जल्दी से एक बार। पहले देखो रॉ मटेरियल लगा, प्रोसेस ए बनाऊंगा। रॉ मटेरियल लगा 100 यूनिट 20 रुपए के हिसाब से। यहाँ मैंने प्रोसेस ए अकाउंट बनाया, रॉ मटेरियल लगा 100 यूनिट, ये गलत है। 100 यूनिट, 100 नहीं लगा, 1000 लगा, ऊपर गलत होगा। क्या लगाया इन्होंने? ये 1000 होगा सर, ये 1000 होगा। ठीक है, इसको 1000 कर। 1000 यूनिट 20 रुपए के हिसाब से 20,000 रुपए, ये लग गया। 1000 यूनिट 20 रुपए के हिसाब से 20,000, खर्चा डेबिट साइड में आ गया। इसके बाद लेबर चार्जेस आ गए 10,000 रुपए, ये हमें क्वेश्चन में गिवन था और डाल दिया। ओवरहेड के खर्चे 5,000, ये गिवन था, ये डाल दिया। टोटल करा 35,000 रुपए। अच्छा, 1000 रुपये ये हो गया, और इसको इससे डिवाइड करा तो 35 का रेट बन गया। इसको रेट को लिखने की जरूरत नहीं है, वैसे अब डायरेक्ट भी कर सकते हो, यूनिट एंड अमाउंट, रेट लिखने की जरूरत नहीं है, यूनिट अमाउंट डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो सीधे सीधे कहानी है, मटेरियल का खर्चा आ गया 1000 यूनिट का मटेरियल खर्चा, लेबर का खर्चा, ओवरहेड खर्चा, टोटल कर लिया और 1000। यही टोटल आपने यहाँ पर लिख दिया, और ये टोटल आपको अगले प्रोसेस में भेज दो। कोई भी क्लोजिंग स्टॉक नहीं है, कोई भी नॉर्मल लॉस नहीं है, कोई भी एबनॉर्मल नहीं है, तो इसको आप आगे ट्रांसफर कर दो नेक्स्ट प्रोसेस। अब नेक्स्ट प्रोसेस पे जब ये ट्रांसफर होगा तो कैसे ट्रांसफर होगा? ये वाला यहाँ से जब दूसरे प्रोसेस में आएगा तो अपोजिट साइड जाएगा। अगर ये क्रेडिट है तो ये डेबिट साइड पे जाएगा, और ये 35,000 रुपये देखो यहाँ आ गया। अब दूसरे प्रोसेस के खर्चे, ये मैंने आया है दूसरे प्रोसेस का खर्चा, ये आया दूसरे प्रोसेस का खर्चा, ये आया दूसरे प्रोसेस का खर्चा, फिर से टोटल करा, फिर से टोटल करा, एंड इसको नेक्स्ट प्रोसेस में नहीं है। अब न मेरा प्रोसेस सी नहीं है, तो यही मेरा फिनिश गुड। एक अंदाजा हो गया कि कैसे करते हैं, है ना। इसमें सिखाने लायक कुछ था नहीं, क्योंकि ये एक सबसे बेसिक पार्ट है। अगर किसी बच्चे ने ये चैप्टर पढ़ा है पहले, तो ये सबसे बेसिक पार्ट है समझने के लिए, और उसको पता है कि यार हम एडवांस क्वेश्चन करके आए तो कुछ भी नहीं है हमारे। तो यहाँ पर हमने क्या करा, इसका टोटल कर लिया, और वही टोटल हमने यहाँ पर लिख दिया। एंड देन 1000 में से 1000 और 52,000 अगला प्रोसेस है नहीं, तो यही फिनिश स्टॉक गुड्स अकाउंट बन। पॉइंट पता क्या आता है? पॉइंट आता है जब आती है कहानी नॉर्मल लॉस की। नॉर्मल लॉस की कहानी आती है। अब हमें क्वेश्चन में कह रहा है कि देखो नॉर्मल लॉस है एट द रेट 5% ऑन इनपुट। तब जितना आपने इनपुट डाला था उसका 5% का नॉर्मल लॉस होगा। नॉर्मल लॉस का बर्डन हम अपने कस्टमर पे शिफ्ट करते हैं। नॉर्मल लॉस का बर्डन क्या करते हैं? हम अपने कस्टमर पे शिफ्ट करते हैं, क्योंकि भैया देखो नॉर्मल लॉस वो लॉस है जो होना ही है, हम उसको रोक नहीं सकते। तो एबनॉर्मल लॉस है उसका बर्डन हम कस्टमर पे शिफ्ट नहीं करें। तो कैसे हम कस्टमर पे शिफ्ट करेंगे वो देख लो आप। सर सबसे पहले वो कह रहा है कि 2000 यूनिट मटेरियल था 25 रुपए के हिसाब से, 2000 यूनिट 25 के हिसाब से 50,000 रुपये मैंने मटेरियल डाला। लेबर था इधर मटेरियल था 5,000 डाल दिए, 15,000 हमने लेबर डाल दिया, और ओवरहेड डाल दिया 10,000 रुपये। ये तो यहाँ पर कोई डाउट नहीं है। फिर वो कह रहा था कि जो इनपुट आपने लगाया ना 2000 रुपये, इसका 5% का लॉस है, तो 5% आ गया 100। देखो 2000 का 5% आपके पास आ जाता है 100। 2000 का 5% क्या आ जाता है? 100 आ जाता है। दिख रहा है आप क्लियर? 2000 का 5% क्या आ गया? 100 आ गया। इसका मतलब ये 100 रुपये का नॉर्मल लॉस है। अब कहानी ये समझो कि नॉर्मल लॉस तो सर होता है लॉस, क्या आना चाहिए डेबिट साइड पे, आपने क्रेडिट साइड पे क्यों लिखा हो? तो इसका लॉजिक ये है कि देखिए 2000 यूनिट मैंने यहाँ पर डाल दी है, ऑलरेडी 2000 यूनिट में डेबिट साइड कर चुका हूँ, और ये लॉस जो है वो इसी 2000 में से। तो मुझे एक बात बताओ, 2000 यूनिट मैंने डाली थी, 100 यूनिट का नॉर्मल लॉस हो गया, मेरे पास जो आउटपुट निकला वो 1900 यूनिट निकला। अब मैं कस्टमर को 1900 यूनिट ही तो बेच पाऊंगा, 2000 तो नहीं बेच पाऊंगा। इसका मतलब 2000 यूनिट जो मैंने डाली थी उसका खर्चा, मैंने 2000 यूनिट का खर्चा तो पूरा डाल दिया। देखो 2000 यूनिट का खर्चा मैंने यहाँ पर 50,000 रुपये पूरा डाल दिया। पर ये जो 2000 यूनिट है, अगर मैं यहाँ से 100 माइनस नहीं करूंगा, ऊपर 100 यहाँ पर जोड़ दूंगा, तो होगा क्या? ये 2000 की जगह 2100 आ जाएगा, और ये 2100 आ जाएगा। तो क्या एक्चुअली में मेरे पास 2100 पड़ा हुआ है? 2100 थोड़ी है आपके पास। तो 2000 यूनिट का इनपुट लगाया था, 100 यूनिट अगर नॉर्मल लॉस हो गया है, तो 100 यूनिट आप डेबिट साइड में नहीं क्रेडिट साइड में डालोगे। अगर आपने डेबिट में डाल दिया तो गलती क्या हो जाएगी?
गलती ये हो जाएगी कि 2000 और 100 2100 हो जाएगा। जबकि 2100 यूनिट तो मेरे पे है ही नहीं। समझ में आ रहा है दोस्तों? तो हमें क्या करना होता है, जो हमारा लॉस होता है, चाहे वो एबनॉर्मल नेचर का है, चाहे नॉर्मल हो, वो यूनिट को कम करता है, ना कि बढ़ाता है। और अगर मैं डेबिट साइड में डालूँगा तो यूनिट बढ़ जाएगी, ना कि कम होगी। कम करने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें क्रेडिट साइड में डालना होगा। समझ में आ गया? लॉजिक क्लियर हो गया? यहाँ पर हमने क्या करा, क्रेडिट साइड में डाला, क्योंकि हमें यूनिट को कम करना है। अब सर कहानी समझे ध्यान से, कहानी को ध्यान समझिएगा। भाई 2000 यूनिट है, उसका 50,000 रुपए का मैंने अमाउंट यहाँ पर डाल दिया। 50,000 का अमाउंट मैंने यहाँ पर दिया, तो 2000 यूनिट पे जितना भी मेरा खर्चा हुआ 50,000 पूरा खर्चा डाल। अब आपको पता है नॉर्मल लॉस का बर्डन कस्टमर पे शिफ्ट नहीं करता। तो होता क्या है, ये 2000 यूनिट जो है, उसका यूनिट तो कम करूँगा, पर उसका अमाउंट कम नहीं करूँगा। क्यों? अमाउंट क्यों नहीं कम करूँगा? क्योंकि अगर मैंने अमाउंट भी कम कर दिया, तो फिर कम खर्चा कस्टमर पर बर्डन जाएगा ना। देखो, मान लीजिए इस 1000 यूनिट का अमाउंट है ₹500। तो अगर मैं यहाँ से 50,000 में से 500 माइनस करूँगा, तो यहाँ पर 49,500 तो आएगा। तो मतलब कम हो गया ना। जो फिनिश प्रोडक्ट होगा 1900 यूनिट का, उसकी कॉस्ट क्या होगी? 49,500। तो मैं कॉस्ट थोड़ी कम करूँगा। कॉस्ट कम नहीं करूँगा, मैं सिर्फ़ यूनिट कम करूँगा और कहूँगा कि 2000 यूनिट का खर्चा था 50,000 रुपए, जिसमें से 100 यूनिट मेरा नॉर्मल लॉस हो गया। अब बची मेरे पे 1900, पर 1900 यूनिट बेचकर पूरे 50,000 रुपए चार्ज करूँ। मेरा जो 100 यूनिट का लॉस हुआ, वो भी मैं कस्टमर से चार्ज करूँगा। सर, क्या आपको लॉजिक समझ में आया? तो हम नॉर्मल लॉस में से अमाउंट उसका माइनस नहीं करते, जितने अमाउंट का नॉर्मल लॉस होता है, वो माइनस नहीं। पर इसमें एक कांसेप्ट आता है, क्या आता है? स्क्रैप का। तो ये 100 यूनिट जो है, ये 100 यूनिट जो है, आपने इसको कबाड़ी वाले को बेच दिया। मान लीजिए आपने इसको कबाड़ी वाले को बेच दिया ₹500 का, ₹5 1 यूनिट के हिसाब से कबाड़ी वाले को बेच दिया। अब आपको 100 यूनिट का जो भी खर्चा है, वो तो कस्टमर से रिकवर करोगे, पर जो आपको ₹500 रिकवर हो गया, उसको माइनस करो। इस कहानी समझ में आ रही है? मुझे 100 यूनिट का जो भी मेरा लॉस था, वो मैं कस्टमर से रिकवर करूँगा, क्योंकि नॉर्मल नेचर का है। मैं पूरा कस्टमर से चार्ज करूँगा। बट सर, जो 100 यूनिट आपने कबाड़ी वाले को बेचा और उससे जो ₹500 आपको रिकवर हो गए, तो 500 तो मिल गए ना आपको, बाकी रिकवर करो। जो चीज़ आपको मिल गया वो थोड़ी। तो ध्यान रखिएगा बात, नॉर्मल लॉस के अंदर अगर आपको इसको सोल्ड करते हो एज़ अ स्क्रैप, तो उससे जो इनकम होती है वो आपने रिकवर कर ली ऑलरेडी। अब जो बकाया लॉस है वो आप रिकवर करोगे कस्टमर से। तो जो आप ऑलरेडी रिकवर कर चुके हो वो हटाओगे यहाँ से। दिस इज़ द कांसेप्ट ऑफ स्क्रैप वैल्यू। नॉर्मल लॉस अगर आप बेच रहे हो कबाड़ी के भाव, नॉर्मल लॉस क्या है? वो यूनिट खराब पड़ी है मेरे गोडाउन पे, मेरे फैक्ट्री में। अब मैं कबाड़ी वालों को लाया, मैंने कहा भैया ये यूनिट ले जाओ आप। कह रहा भैया ₹500 दूँगा। मैंने कहा कोई बात नहीं, ₹500 मेरे पास आ गए। अब जो मेरे पास आ गए ऑलरेडी, वो कस्टमर से थोड़ी दोबारा चार्ज करूँगा। ये कस्टमर से चार्ज करना है जो अमाउंट, उसमें से 500 आप कम कर दो। दिस इज़ द कांसेप्ट ऑफ स्क्रैप वैल्यू। और अगर स्क्रैप वैल्यू नहीं दे रही तो भाई खाली छोड़ेंगे। ये मैं आपको लॉजिक समझा रहा हूँ। ये मेन क्लास में लॉजिक समझते हैं हम। फास्ट ट्रैक में आपको इसलिए बता रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है कई स्टूडेंट जो होते हैं वो बिना लॉजिक के काम कर रहे होते हैं। कभी तो कहते हो कि सर माइनस नहीं करना, कभी आप माइनस कर देते हो। तो कब माइनस करना और कब नहीं करना? अगर स्क्रैप वैल्यू दे रखी है, इसका मतलब आपने स्क्रैप के भाव रिकवर कर लिया है कुछ पैसा, वो आप माइनस कर दो और रिमेनिंग रिकवर करो। और अगर आपको पास स्क्रैप वैल्यू नहीं दे रही तो कुछ नहीं करना, इसका ऐसे ही छोड़। ठीक है जी? समझ में आ गया? अब सर कैसे निकालूँगा? अब सिंपल सा प्रोसेस है, देखिए। आपने इस साइड का टोटल करा, 80,000 रुपए आ गया और वही 80,000 निकाल, 2,000 में से 100 यूनिट का लॉस हो गया तो बचा 1900। तो कहूँगा 1900 रुपए, 1900 यूनिट बेचकर मुझे 80,000 रुपए रिकवर करने हैं कस्टमर से। यही कहूँगा? कोई स्क्रैप नहीं है। 1900 बेचकर मुझे 80,000 रुपए रिकवर करने हैं। तो 1 यूनिट बेचकर क्या करूँगा? तो 80,000 को 19 से डिवाइड करूँगा, 1 यूनिट पे 42.11 रुपए। दिस इज़ द कांसेप्ट ऑफ नॉर्मल लॉस। नॉर्मल लॉस का बर्डन कस्टमर पे चार्ज करते हैं, कस्टमर से चार्ज करते हैं। और कैसे चार्ज करते हैं? सिर्फ यूनिट तो कम करूँगा, पर अमाउंट उसका कम नहीं करूँ। अगर आपने उसको स्क्रैप के भाव बेचा है, तो कुछ पैसा आपने रिकवर कर लिया, वो ही कम कर रहा, बाकी मत। कॉस्ट पर यूनिट कैसे निकाली थी बताओ? इन दोनों को नीचे, मैंने टोटल कॉस्ट थी 80,000 रुपए और नीचे डिवाइड में 1900 था। 1900 कैसे निकाला था? टोटल यूनिट थी 2,000 रुपए और नॉर्मल लॉस था 100। 100 में 2,000 में 100 गए तो 1900 आया। तो 1900 कैसे निकाला? टोटल यूनिट में से नॉर्मल लॉस यूनिट यहाँ से माइनस। अब कंसेप्ट क्या आया? स्क्रैप वैल्यू का। कंसेप्ट आया स्क्रैप वैल्यू का। वही मैंने आपको जो बताया कि सर देखो, स्टेप बाय स्टेप चलती है रेगुलर क्लास के अंदर। अभी तो यहाँ पर भगा रहा हूँ मैं। पर जो रेगुलर क्लास होती है उसमें हमने पढ़ा है स्टेप बाय स्टेप, एक-एक चीज़ स्टेप बाय स्टेप करिए। अब देखो स्क्रैप वैल्यू का कांसेप्ट आया जो मैंने आपको बताया था कि देखो, जो नॉर्मल लॉस था ना 5% इनपुट का, वो जो लॉस हुआ जो कि 100 यूनिट था, उसको मैंने ₹1000 में बेच दिया। अब मैंने कुछ पैसा तो रिकवर कर लिया ना सर, अब मैं 80,000 थोड़ी रिकवर करूँगा, अब मैं 79,000 रिकवर।
क्योंकि सर 1000 रुपए मैं ऑलरेडी रिकवर कर चुका हूँ। अब जब मैं 1900 यूनिट बेचूँगा तो 80 यानी 79,000 रिकवर करूँगा, क्योंकि अब मैंने नॉर्मल लॉस का जो लॉस था मेरा, जो यूनिट मेरी बर्बाद हो गई थी, वो मैंने कबाड़ी वालों को बेच दी एज़ अ स्क्रैप। उससे कुछ पैसा रिकवर कर लिया। जो पैसा रिकवर कर लिया ऑलरेडी कस्टमर से चार्ज हम नहीं करेंगे। आपके पास आ गया ना, रिमेनिंग रिकवर कर लो। तो अगर आपके मान नॉर्मल लॉस यूनिट अगर स्क्रैप के भाव कोई बिक जाती है, तो वो आप अपने मेन टोटल कॉस्ट में से माइनस करेंगे और रिमेनिंग अमाउंट कस्टमर से। दिस इज़ द कांसेप्ट ऑफ स्क्रैप वैल्यू इन अ नॉर्मल लॉस। ठीक है? करने का तरीका क्या होगा? 80,000 में से 1000 माइनस कर लो जो आपने रिकवर कर लिया था, और 2000 में से 100 जो आपका नॉर्मल। तो यहाँ पर आ जाएगा 79,000 डिवाइड बाय 1900, और ये डायरेक्टली अमाउंट यहाँ पर। ये भी आपको क्लियर हो गया। सर आज मुझे सारे कराने हैं। सारे कॉन्सेप्ट कराऊँगा आज। कॉन्सेप्ट ऑफ एबनॉर्मल लॉस एंड एबनॉर्मल गेन। कॉन्सेप्ट ऑफ एबनॉर्मल लॉस एंड एबनॉर्मल, क्या कहता है ये कंसेप्ट? कहता है एबनॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल गेन कब होता है? समझिए, मैंने इनपुट लगाया 2000 यूनिट का, और मैंने ये सोचा था एस्टिमेट बेसिस पर कि 5% का लॉस हो जाएगा। नहीं सोचा था 5% का लॉस हो जाएगा। तो 2000 यूनिट का इनपुट लगाया, मैंने सोचा था लॉस 5% का होगा, और एक्चुअली आउटपुट जो जनरेट हुआ वो 1850। 2000 यूनिट मैंने इनपुट डाला, मुझे लगा 5% का लॉस होगा इनपुट का। 5% का लॉस होने के बाद आपका बचना चाहिए था 1900 यूनिट, और आपका एक्चुअल में बचा 1850। मतलब जब आपका जो नॉर्मल लॉस है, जो आपकी एक्सपेक्टेड लॉस है, तो जब ज़्यादा लॉस हो जाता है, तो जितना ज़्यादा लॉस होता है उसको एबनॉर्मल लॉस कहते हैं। मैंने एक्सपेक्ट किया था कि 5% का इनपुट का लॉस होगा। 2000 यूनिट का अगर इनपुट डाला तो 5% होता है सर 100 यूनिट। मुझे लग रहा था कि 100 यूनिट का लॉस होगा, और लॉस कितना हो गया? ज़्यादा हो गया, क्योंकि आउटपुट कम निकला। निकलना चाहिए था 1900, पर निकला 1850, तो 50 यूनिट का और लॉस हो गया। एक्चुअल लॉस से जब ज़्यादा लॉस हो जाता है, एक्चुअल लॉस जो होता है वो नॉर्मल लॉस से जब ज़्यादा हो जाता है, तो जितना ज़्यादा लॉस होता है उसको एबनॉर्मल लॉस कहते हैं। क्योंकि देखिए हम नॉर्मल लॉस हमेशा एस्टिमेट करते हैं, अनुमान लगाते हैं। भैया देखो हम रोज काम कर रहे हैं यार, रोज हम काम कर रहे हैं, रोज आ रहे हैं, रोज काम कर रहे हैं, सदियों से हम काम करते हुए चले। अब तो पता चल गया ना हमारे को कि जब भी मैं कोई प्रोडक्शन करूंगा तो कितना मेरा नॉर्मल वेस्टेज होगा। तो जब आपका वेस्ट नॉर्मल से ज्यादा हो जाए, तो जितना ज्यादा होगा वो एबनॉर्मल लॉस। आइए जरा देखेंगे। 2000 यूनिट का इनपुट डाला था, मुझे लगा 100 यूनिट का लॉस होगा, तो माइनस करा तो आना चाहिए था 1900, पर एक्चुअली आउटपुट कितना बचा है? 1850। तो इन दोनों के डिफरेंस से क्या निकला? एबनॉर्मल। कहानी सुनो एबनॉर्मल लॉस की। व्हेन द एक्चुअल लॉस, जब मेरा एक्चुअल लॉस जो है, मेरा एक्चुअल लॉस कितना हो गया? 150 का। नॉर्मल लॉस कितना था? 100 का। नॉर्मल लॉस 100 का था, पर एक्चुअली कितना का हुआ? 150 का। जब एक्चुअल लॉस नॉर्मल लॉस से ज्यादा आ जाए, तो इन दोनों के डिफरेंस से जो निकलेगा वो एबनॉर्मल लॉस निकलेगा। इन दोनों के डिफरेंस से क्या निकलेगा भाई? 50 रुपए, जो एबनॉर्मल। आया? याद हुआ? याद हो गए सारे कंसेप्ट? क्या था एबनॉर्मल लॉस? सर एबनॉर्मल गेन भी आ गया होगा दिमाग में। सर मैंने सोचा था कि 5% का नॉर्मल लॉस होगा, और क्या हुआ कि कस्टमर जो हमारे एम्प्लॉय है, जो वर्कर है, उन्होंने इतना अच्छा काम करा, इतनी एफिशिएंसी के साथ काम किया, तो मेरा एक्सपेक्टेड लॉस था उससे भी कम लॉस हुआ। मैंने सोचा था 100 यूनिट का लॉस होगा, पर एक्चुअली में देखो क्या हुआ। क्या, मैंने 2000 यूनिट का इनपुट डाला, मैंने सोचा 5% का लॉस होगा, मतलब 100 यूनिट का लॉस हो जाएगा, ये मैंने एक्सपेक्ट करा था। और आउटपुट पता है क्या निकल कर आया? इस बार आउटपुट जो निकल कर आया वो 1950 यूनिट। अरे ऐसे कैसे हो गया? 2000 में से 100 यूनिट का लॉस होगा तो 1900 आना चाहिए था, 1950 कैसे आ गया? मतलब 50 यूनिट का लॉस ही हुआ है। तब नॉर्मल लॉस से आपका एक्चुअल लॉस कम हुआ है। आपने सोचा था 100 का लॉस होगा, पर हुआ सिर्फ 50 का ही, तो मतलब आपकी एक्सपेक्टेशन से कम लॉस हुआ है। तो ये आपका फायदा हुआ ही नहीं हुआ। मैं सोचा था यार ज्यादा लॉस होगा 100 यूनिट का, पर एक्चुअली में 50 का ही हुआ। 50 यूनिट का लॉस मेरा बच गया। दैट्स कॉल्ड एबनॉर्मल गेन। क्या कहते हैं? एबनॉर्मल गेन होता है जो आपका एक्चुअल लॉस जो होता है वो एबनॉर्मल, एक्चुअल लॉस जो होता है वो उससे कम लॉस होता है नॉर्मल से, तो एबनॉर्मल गेन आता है। देखिए जैसे एग्जांपल, भाई 1850 यूनिट का मैंने इनपुट डाला, वो जो पिछले वाला निकला था आउटपुट, उसका इनपुट हो गया अगले प्रोसेस का। अब प्रोसेस 2 अकाउंट में मैंने 1850 यूनिट का इनपुट डाला। मैंने सोचा प्रोसेस 2 में 10% का नॉर्मल लॉस होगा, तो 1850 का 10% कितना होता है भाई? 1850 का 10% कितना होता है? 185 रुपये। तो अगर 1850 में 10% माइनस करो 185 रुपये, तो आना चाहिए था 1665 यूनिट। इतना यूनिट का आउटपुट आना चाहिए था, पर आए कितने का? 1700 यूनिट का। कैसा आ गया भैया ये?
इसका मतलब जो आपने लॉस सोचा था 185 का उतना नहीं हुआ, उससे कम हुआ है। कितना हुआ है? 1850 और 1700 हुआ है 150 का। आपने सोचा था 1800 185 का होगा। इसका मतलब जब आपका लॉस जो है एक्चुअल लॉस 150 वो नॉर्मल लॉस मतलब एक्सपेक्टेड लॉस से कम होता है तो आपका गेन बन जाता है। ये देखो 1850 का आपने इनपुट डाला, आपने सोचा 10% का लॉस होता हमेशा इस बार भी होगा, तो 1665 यूनिट बचना चाहिए था, पर आपका बचा कितना 1700। मतलब आपने सोचा था कम यूनिट आएगा पर आया ज्यादा, इसका मतलब 35 यूनिट का आपका फायदा हो गया, आपका लॉस कम हुआ। जब आपका नॉर्मल लॉस एक्सपेक्टेड लॉस से कम लॉस होता है तो वो जो जितना कम होता है उतना हमारा एबनॉर्मल गेन माना जाता है। दिस इज द कंसेप्ट ऑफ एबनॉर्मल गेन। समझ में आया नहीं आया? क्या लिखा है? व्हेन द एक्चुअल लॉस 150 is less than the normal loss 185 and there is a difference in a that is called abnormal। मुझे बताइए सर यहाँ तक समझ में आया नहीं आया? तारे सारी तारे खुल गई प्रोसेस कॉस्टिंग की, लॉजिक क्लियर हुआ? एग्जाम्पल देख लेते हैं, एग्जाम्पल देख लेते हैं। कहता है फ्लोइंग इन्फॉर्मेशन आर रिलेटेड टू द प्रोसेस ए अकाउंट। सिर्फ प्रोसेस ए अकाउंट का डाटा आपको दे रखा है। 3000 यूनिट 10 रुपए के हिसाब से हमने इनपुट डाला, 50,000 का लेबर है, 3000 के 30,000 के होंगे, 3000 के ओवरहेड हो गए, 2000 के अदर मटेरियल है और स्क्रैप भी दे रखा है आपको 10 रुपये पर यूनिट। मतलब जो मेरा लॉस होगा उसको मैं 10 रुपये पर यूनिट के हिसाब से बेच दूंगा। आउटपुट आपका आ गया 2500। सर 3000 यूनिट का इनपुट डाला था, 5% का मेरा नॉर्मल लॉस होता है, ठीक है 5% का नॉर्मल लॉस हुआ, होना चाहिए था 150 का, तो आउटपुट आना चाहिए था 2850 का और आपका आउटपुट आया 2500 का। मतलब इसका मतलब एबनॉर्मल लॉस हो गया 350। आया समझ में? लॉजिक समझ में आया? 3000 यूनिट का इनपुट डाला था, 5% का नॉर्मल लॉस होता तो 150 का लॉस होता, तो 2850 यूनिट बचना चाहिए था। आपका बचा कितना आउटपुट? आपका आउटपुट कह रहा है 2500 ही बचा, इसका मतलब 350 का और लॉस हुआ है। इट्स कॉल्ड एबनॉर्मल। एबनॉर्मल लॉस समझना आप ध्यान से। करेंगे कैसे? सबसे पहले तो प्रोसेस अकाउंट बनाकर जितने भी खर्चे हैं वो डेबिट साइड में डालो। कौन कौन से खर्चे हैं? जैसे 3000 यूनिट मैंने इनपुट डाला था, 10 रुपये के हिसाब से 30,000 रुपये का खर्चा, लेबर है 50,000 रुपये की, ओवरहेड है 3000 का, अदर मटेरियल 2000 का, इनका सबका टोटल करा 85,000 आ गया। 3000 यूनिट को बनाने में 85,000 रुपये का खर्चा। अब सबसे पहले कहानी आएगी क्या कि कितने का मेरा नॉर्मल लॉस था? 150 रुपये का नॉर्मल लॉस था। नॉर्मल लॉस का सिर्फ यूनिट माइनस करते, अमाउंट नहीं। अमाउंट तब माइनस करते अगर नॉर्मल लॉस कोई स्क्रैप में बेचा गया हो तो। हाँ, क्वेश्चन में वो कह रहा है कि जितने भी आपका लॉस हुआ है वो आपने 10 रुपये पर यूनिट के हिसाब से स्क्रैप वैल्यू में बेच दिया, तब कबाड़ी में को बेच दिया। 150 यूनिट का लॉस हुआ 10 रुपये के हिसाब से, 1500 रुपये मुझे कबाड़ी वाले से रिकवर हो गया। ओके, तो 1500 रुपये जो आपको रिकवर हो गए वो आप माइनस कर दो, बाकी आप रिकवर कर लेना। किससे? कस्टमर से रिकवर। क्या एबनॉर्मल लॉस का बर्डन कस्टमर पे पड़ेगा? नहीं सर, एबनॉर्मल लॉस का बर्डन कंपनी पे पड़ता है और कंपनी अपने कॉस्टिंग पीएल में उसको ट्रांसफर करती है, कस्टमर पे नहीं आना चाहिए। तो अगर ये कस्टमर पे नहीं पड़ना चाहिए इसका बर्डन, इसका मतलब हमें अपनी प्रोसेस अकाउंट से इसमें यूनिट भी हटानी पड़ेगी और इसका अमाउंट भी हटाना पड़ेगा, क्योंकि इसको अलग करना पड़ेगा। हटा क्यों रहा हूं? क्योंकि अलग करो उसको, ये कस्टमर पे नहीं पड़ेगा, जो रिमेनिंग पड़ेगा वो आपका कस्टमर बर्डन पड़ेगा। अब देखो 350 यूनिट का एबनॉर्मल लॉस हुआ। अब ये कैसा है, बात की बात है, 350 रुपए का जो एबनॉर्मल लॉस है वो उसकी कॉस्ट ये पड़ती है। तो ये हटा रहा हूं मैं यहाँ पर, टोटल कॉस्ट में से इन दोनों अमाउंट को हटा रहा हूं। सर इस अमाउंट को इसलिए हटा रहा हूं क्योंकि ये रिकवर हो चुका है, इस अमाउंट को इसलिए हटा रहा हूं क्योंकि रिकवर हो चुका है, इस अमाउंट को इसलिए हटा रहा हूं क्योंकि ये कस्टमर पे शिफ्ट नहीं करते, ये हमारा खुद का लॉस है तो इसको हटा रहा हूं। तो रिमेनिंग जो बचेगा वो आप कस्टमर पे चार्ज करोगे। क्या आपको समझ में आया नहीं आया? अब ये कैसे आया, ये अमाउंट कैसा आया? तो सबसे पहले तो आप ये देखो, सबसे पहले आप ये देखो 3000 यूनिट है, 3000 यूनिट से 150 गया नॉर्मल लॉस, 350 गया और क्या बच गया जी 2500। क्या बच गया जी 2500। अब आपको 3000 कैसे निकालना है? सबसे पहले कॉस्ट पर यूनिट कैसे निकालनी है? कॉस्ट पर यूनिट निकालने के लिए आपको 3000 में से पहले नॉर्मल लॉस यूनिट माइनस करनी है और उसका अमाउंट में से नॉर्मल लॉस का रिकवर माइनस करना है। अब नॉर्मल लॉस यूज नहीं करते हैं कॉस्ट पर यूनिट निकालने के लिए। दोबारा देख लो, 3000 आपका इनपुट डाला था, 150 का नॉर्मल लॉस हुआ तो 2850 बचना चाहिए था। अब नॉर्मल तो बात की बात है, और 85,000 रुपये की कॉस्ट थी, 1500 रिकवर कर लिए स्क्रैप से और 83। तो इन दोनों की हेल्प से आप कॉस्ट पर यूनिट निकालेंगे। अब नॉर्मल लॉस नहीं आएगा, अब नॉर्मल लॉस नहीं आएगा, क्योंकि अगर आपने यहाँ से अब नॉर्मल लॉस का अमाउंट माइनस कर दिया और यूनिट माइनस कर दी तो सर क्या होगा, होगा ये कि ये चीज़ बढ़ जाएगी, ये चीज़ बढ़ जाएगी। करके देख लो।
इसके बढ़ने से क्या होगा? इसके बढ़ने से ये होता है कि आज मैं 1 यूनिट पर 29 रुपए चार्ज कर रहा हूँ कस्टमर से, और जब आप यहाँ से एबनॉर्मल लॉस का यूनिट भी माइनस करोगे, तो ये पर यूनिट कॉस्ट चार्ज बढ़ जाएगा और कस्टमर से ज़्यादा चार्ज करूँगा। ज़्यादा चार्ज करने का मतलब आपने एबनॉर्मल लॉस का बर्डन भी कस्टमर पे शिफ्ट कर, भाई अभी मैं कितना रुपए चार्ज कर रहा हूँ? 1 यूनिट पे 29 रुपए। अब देखो 350 नीचे से माइनस करो आप। 350 नीचे से माइनस करो तो क्या होगा? 83,500 में 2500 डिवाइड करेंगे तो अब आ जाएगा 33.4। इसका मतलब ये कॉस्ट पर यूनिट बढ़ गई। कॉस्ट पर यूनिट बढ़ने से क्या हुआ? कस्टमर से ज़्यादा चार्ज कर रहे हो। इसका मतलब इसमें एबनॉर्मल लॉस का अमाउंट भी आपने चार्ज कर दिया। गलत हो जाएगा। इसलिए जब भी मैं कॉस्ट पर यूनिट निकालूँगा, मैं कभी भी एबनॉर्मल लॉस को कॉस्ट पर यूनिट पे कैलकुलेट नहीं, क्योंकि ये कस्टमर पे चार्ज नहीं कर सकता। इसके अलावा बाकी अमाउंट कस्टमर पे चार्ज करूँगा, मतलब 29.29 रुपीज़ चार्ज करा जाएगा कस्टमर पे। और वो आपका यहाँ पर आ गया 29.2, इन दोनों को मल्टीप्लाई करा, ये अमाउंट निकल, क्या आपको समझ आया या नहीं आया? क्या आपको लॉजिक समझ में आया? अब जब भी आपका एबनॉर्मल लॉस होगा, एबनॉर्मल लॉस के केस के अंदर नॉर्मल लॉस अकाउंट और एबनॉर्मल गेन अकाउंट बनाना पड़ता है। एबनॉर्मल लॉस अकाउंट और एबनॉर्मल गेन अकाउंट बनाना पड़ता है। सर नॉर्मल लॉस अकाउंट आ गया। अब नॉर्मल लॉस अकाउंट कैसे बनता है? इधर देख लो, ये बहुत सिंपल है। सर आपको सिर्फ लेजर पोस्टिंग करनी है। ये देखो, नॉर्मल लॉस अकाउंट कितना है? सर ये क्रेडिट हो रहा है, तो नॉर्मल लॉस में प्रोसेस ए अकाउंट डेबिट हो जाएगा। लेजर पोस्टिंग, प्रोसेस ए में नॉर्मल लॉस क्रेडिट है, तो नॉर्मल लॉस में प्रोसेस ए डेबिट हो जाएगा। कितना? 150 के हिसाब से 1500 रुपये। प्रोसेस ए अकाउंट से डेबिट आया। 150 के हिसाब से 1500 रुपये, और सर इसको सीधा सीधा हम अपने बैंक में ट्रांसफर कर देंगे क्योंकि पैसा आया है ना। तो जो नॉर्मल लॉस हुआ उसको 1500 रुपये हमें रिकवर हुआ है, तो कहाँ जाएगा? बैंक में। तो इसको बैंक में भेजकर खत्म कर देंगे। अब फिर से आप क्या करोगे? फिर से आप एबनॉर्मल लॉस अकाउंट बनाएँगे। एबनॉर्मल लॉस अकाउंट का फिर से प्रोसेस ए में एबनॉर्मल लॉस क्रेडिट है, तो एबनॉर्मल लॉस में प्रोसेस है डेबिट किया जाएगा। कितने? 350, 29 पॉइंट इतने के हिसाब से 10,255 रुपए करते हैं सर, एबनॉर्मल लॉस अकाउंट। इसका मतलब, इसका मतलब मेरे 350 का एबनॉर्मल लॉस हुआ, इतने के रेट से टोटल लॉस इतना हुआ। नहीं सर, ये टोटल लॉस नहीं हुआ है आपको। 350 यूनिट का तो लॉस हुआ है, पर अमाउंट जो है वो 10,255 का लॉस नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि हमने 350 यूनिट को कबाड़ी को 10 रुपए के हिसाब से बेचा भी। तो सर अगर मेरा टोटल लॉस इतना है और उसमें से मैंने कबाड़ी को बेचकर 350 10 रुपए के हिसाब से 3500 रुपए रिकवर कर लिए, तो इतने अमाउंट का लॉस था, इतना मैं कबाड़ी को बेचकर रिकवर कर चुका हूँ। तो रिमेनिंग जो बच जाएगा वो आपका नेट लॉस होगा, जो आपके कॉस्टिंग पे ट्रांसफर किया। क्या आपको समझ में आया या नहीं? 350 यूनिट का टोटल लॉस था। ये अमाउंट कॉस्ट आती थी 10,255 रुपए। अब 350 यूनिट को मैंने कबाड़ी वाले को बेचा, तो मेरे को 3500 रुपए रिकवर हो गए ना। मेरा लॉस कितना होगा नेट? 6,755 रुपए, 1700 मैंने अपने कॉस्टिंग पे ट्रांसफर करा। मेरा खुद का लॉस है क्योंकि अब नॉर्मल नेचर, ऐसे करते हैं इसको। तो जब भी अगर एबनॉर्मल का कंसेप्ट आता है, एबनॉर्मल लॉस का कंसेप्ट आता है, तो उसमें नॉर्मल लॉस अकाउंट और एबनॉर्मल लॉस अकाउंट बनाया जाएगा। और देखिए, अगर स्क्रैप वैल्यू नहीं दे रखी, अगर बोल रखा है कि स्क्रैप ही नहीं है, तो क्या फ़ायदा? मान लो मैं ये कहता 350 यूनिट जो है नहीं बिका, कोई भी स्क्रैप वैल्यू में नहीं बिका, तो यार ये लाइन नहीं आती, और ये लाइन नहीं आता तो जो लॉस है वही लॉस पूरा-पूरा पीएल में अकाउंट। ये तो लॉस कम क्यों हुआ? क्योंकि सर स्क्रैप वैल्यू में बिक गया वो, स्क्रैप के भाव बिक गया, इसलिए वो कम हुआ लॉस। अगर स्क्रैप वैल्यू दी ही नहीं होती तो भैया ये लाइन आती ही नहीं, और ये जब लाइन ही नहीं आती तो सारा-सारा अमाउंट, यही अमाउंट पूरा का पूरा लॉस बन। होप अब आपको ये समझ में आ गया एबनॉर्मल की ट्रीटमेंट। अब मैं एबनॉर्मल गेन की ट्रीटमेंट सिखाता हूँ, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रीटमेंट है। ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये आ गई तो फिर प्रोसेस अकाउंट का पहला टाइप आपका खत्म हो जाएगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रीटमेंट है, स्टूडेंट्स को भूल जाता है। कहानी चुबार से करते हैं। 3000 यूनिट है, 10 रुपए के हिसाब से मैंने इनपुट लगाया, 5000 का लेबर है, 3000 की ओवरहेड है, 2000 के अदर मटेरियल है, 10 रुपए पर यूनिट के हिसाब से स्क्रैप भी दे रखा है। 2900 यूनिट मेरा आउटपुट आया है, 2900 यूनिट। 5% का एक्सपेक्टेड नॉर्मल लॉस है, तो मैंने दिमाग लगाया कि 3000 यूनिट का मेरा इनपुट है। 5% का नॉर्मल लॉस के हिसाब से 150 रुपए का मेरा लॉस होना चाहिए था। तो 150 का लॉस अगर माइनस करता हूँ तो 2850 यूनिट बचनी चाहिए। पर एक्चुअली में आउटपुट कितना बचा? 2900। मतलब मैंने सोचा था कि 2850 बचेगी, पर बची 2900। इसका मतलब ज़्यादा आउटपुट निकल गया। इसका मतलब मेरा एक्सपेक्टेड लॉस से कम लॉस हुआ है 50 रुपए। इसका मतलब वो मेरे लिए गेन।
जो लॉस मैंने 150 का सोचा था, वो मिला मेरा एक्चुअली में 100 का ही हुआ। 50 का लॉस मेरा बच गया और जो बच गया वो मेरा एबनॉर्मल गेन है। ट्रीटमेंट कैसा होगा? ट्रीटमेंट के लिए ध्यान दीजिएगा। पहले तो एबनॉर्मल लॉस पूरा ₹150 लिखूँगा और उसका नलिफाई इफेक्ट करूँगा क्रेडिट डेबिट साइड पर। कैसे? लॉस कहाँ पर आता है? क्रेडिट साइड में आता है ना? पहले 150 का यूनिट का दिखाऊँगा और इसका इफेक्ट खत्म करूँगा ₹50 डेबिट साइड से। ये है एबनॉर्मल गेन की ट्रीटमेंट। ये क्या है दोस्तों? एबनॉर्मल गेन की ट्रीटमेंट है। पहले मैं नॉर्मल लॉस यहाँ पर डाल दूँगा, पूरा क्रेडिट साइड में जितने का हो रहा था। और फिर मैंने देखा अरे यार ये तो 150 का नहीं 100 का ही हुआ है, तो ₹50 कम करना पड़ेगा लॉस, तो डेबिट साइड से कम करो। एबनॉर्मल गेन कहाँ पर आएगा? डेबिट साइड पे। एबनॉर्मल गेन कोई फ़ायदा नहीं है। एबनॉर्मल गेन कोई नया फ़ायदा नहीं हुआ। एबनॉर्मल गेन सिर्फ़ यूज़ कर रहे हैं अकाउंटिंग में इफ़ेक्ट को ख़त्म करने के लिए। ये हमारे को अलग से कोई फ़ायदा नहीं हुआ। जो लॉस मैं 150 का सोच रहा था, वो लॉस मेरा 100 का हुआ। कोई बात नहीं, कम हुआ लॉस, ऐसे फ़ायदा मान सकते हो। तो मॉनेटरी कोई फ़ायदा थोड़ी हुआ। तो ज ₹150 का लॉस हुआ मेरे को। 150 का लॉस हुआ। मैंने एक्सपेक्ट करा था कि 150 का लॉस होगा, एक्चुअली में 100 का लॉस हुआ है, तो मेरा जो लॉस है वो 100 का ही हुआ है ना, बाकी तो मेरा बच गया। ठीक है ना? मेरी जेब में ₹50 पड़े थे। मेरी जेब में ₹50 अगर ₹50 पूरे गिर जाते, तो 50 का लॉस होता। उसमें से 20 का गिरे, मैंने सोचा था 30 गिरेगा, ₹30 गिर जाएँगे, पर 20 गिरे। इसका मतलब फ़ायदा हो गया मुझे। अरे काहे का फ़ायदा हुआ? तो सर ये गेन नहीं है, ये इफ़ेक्ट को खत्म आप समझो ना मेरी बात को। ₹50 पड़े थे 10-10 के 5 नोट। अब मुझे लग रहा था यार मेरे जेब से ना पैसे गिर जाते हैं तो ₹30 गिर जाएँगे। अंदाज़न लगा रहा हूँ। मेरी जेब से ₹20 गिरे। मुझे फ़ायदा हो गया। बताओ कोई फ़ायदा हुआ? आप मुझे बताइए सर। कोई फ़ायदा थोड़ी हुआ। अरे लॉस हुआ 20 का। आपने सोचा था ₹30 का लॉस होगा। आप मान के चल रहे थे 30 का लॉस होगा। अब 20 का हो गया तो आप कह रहे हो फ़ायदा हुआ। कोई फ़ायदा थोड़ी हुआ भाई। कम लॉस हुआ ये कहोगे आप। क्या तो एब्नॉर्मल गेन कोई बेनिफिट नहीं है। मॉनेटरी बेनिफिट थोड़ी दे रहा है आपको। कि आपकी जेब में ₹50 पड़े थे और ₹10 और आ गए। तो ₹60 हो गए तब ये मॉनेटरी बेनिफिट हुआ ना। ₹50 थे जेब में और ₹30 का आपने उसको सोचा था कि लॉस हो जाएँगे और हुआ लॉस सिर्फ़ ₹20 का, तो ये मॉनेटरी बेनिफिट थोड़ी हुआ। ये तो हम ये कहेंगे कि हाँ, हमारा लॉस कम हो गया, बस यही कहेंगे। एब्नॉर्मल गेन कोई मॉनेटरी बेनिफिट नहीं देता हमें, बस क्या यूज़ करते हैं, इस लॉस को कम करने के लिए करते हैं। तो इफ़ेक्ट को नलिफाई करने के लिए गेन का यूज़ कर रहे हैं। तो देखो, ऐसे। सर, 3000 ₹10 के हिसाब से ₹30,000 का यहाँ पर मटेरियल आ गया। लेबर आ गई ₹5,000 की, ओवरहेड आ गए ₹3,000 के, अदर मटेरियल आ गए 2,000 यहाँ तक तो कहानी हो गई। अब इसका टोटल करके यहाँ नहीं लिखेंगे, नीचे नहीं लिखेंगे, यहाँ पर नहीं लिखेंगे टोटल इसका। इसका टोटल करके साइड में कहीं करो उसका। कितना आया जी 30,000, 5,000 और 5,000 ये 40,000 आ गया सर इसका टोटल। कितना आया 40,000 आ गया? ठीक है। अब क्या होगा 3,000 यूनिट को बनाने में ₹40,000 का खर्चा होगा। अब मैंने सोचा था 3,000 में 150 का लॉस होगा। अब आप समझो, अब स्टूडेंट मेरे से सवाल करता है कि सीधा 100 का क्यों नहीं कर रहे सर आप? हाँ, 150 क्यों लिख रहे हो? पहले यहाँ पे आप 150 लिखोगे, फिर आपको अंदर अरे यार यहाँ तो 100 का हुआ है, फिर इसका नलिफाई करके यहाँ करोगे कम इसको खत्म। सीधा 100 क्यों नहीं लिख देते? तो इसका लॉजिक ये है कि जब एबनॉर्मल आपको एक्चुअल लॉस तो तब पता चलेगा जब पूरा साल बीत जाएगा और नॉर्मल लॉस आप साल के शुरू में ही एस्टिमेट करते हो। भाई नॉर्मल लॉस जो होता है वो इनिशियली एस्टिमेट कर लेते हो कि यार आज मैं यूनिट बना रहा हूँ तो मेरा इतने का लॉस होगा। एक्सपेक्टेड होता है ना ये, एस्टिमेटेड होता है कि आज मैं यूनिट बना रहा हूँ तो मेरा 150 का लॉस होगा। तो नॉर्मल लॉस आप शुरू में ही एस्टिमेट कर लेते हो, इसलिए आप यहाँ पर माइनस करते हो। एक्चुअल तो कब होगा? जब ये साल खत्म हो जाएगा, जब यूनिट सारी बन जाएगी तब पता चलेगा। समझ में आया? इसलिए मैं यहाँ डायरेक्ट 100 नहीं डाला, 100 कब डालूँगा? जब अगर ये एंट्री मैं साल के एंड में करूँगा तब आएगा यहाँ पर 100, तब पता चलेगा ना एक्चुअल लॉस कितना है। ये शुरू में ही करनी पड़ती है एंट्री, इस वजह से हमारा ₹150 का क्या हो जाता है? एक्सपेक्टेड डालते हैं। तो अब ₹150 का मैंने एक्सपेक्टेड लॉस डाला, ध्यान सुनिएगा। ₹150 का एक्सपेक्टेड लॉस डाला, कितने का लॉस हो जाएगा? ₹10 के हिसाब से ₹1,500 रिकवर भी कर लिए। अब थोड़ा लॉजिक लगाओ, जब लॉस ही 150 का नहीं हुआ, तो रिकवर 1,500 कैसे हो जाएँगे? मतलब ये अमाउंट भी गलत है। एक्चुअल लॉस तो 100 का हुआ है और ₹10 के हिसाब से मैं बेचूँगा, तो ₹1000 तो रिकवर होगा। इसका मतलब आपने 1,500 कैसे रिकवर कर लिए? जब यूनिट ही मेरे गोडाउन में जब 100 यूनिट ही पड़ी है लॉस की, उसी को तो कबाड़ी वालों को बेचकर रिकवर करूँगा। तो मैंने ये चारों अमाउंट एक्सपेक्टेड बेसिस पर करा था, तीनों अमाउंट। 150 का लॉस होगा, ₹10 के हिसाब से बेचूँगा तो 1,500 रिकवर हो जाएँगे। अरे जब 150 का ही लॉस नहीं हुआ, तो 1,500 कैसे रिकवर हो जाएँगे? तो इसको भी मुझे ठीक करना पड़ेगा। आया? फिर दोनों कह रहा हूँ, पहले तो ये ठीक करूँगा।
इस 150 में से मुझे पता चला कि एक्चुअली वो लॉस 100 का ही हुआ है, 50 का नहीं हुआ। तो जो लॉस मैंने एक्स्ट्रा माइनस कर दिया था, उसको ठीक करने के लिए वापस बढ़ा दूँगा। आया सर एब्नॉर्मल गेन? जो मैंने यहाँ पर एक्स्ट्रा अमाउंट रिकवर कर लिया था, उसको ठीक करने के लिए फिर से यहाँ पर करूँगा, पर ये 675 क्यों आया? इसका लॉजिक समझ 500 आना चाहिए था, नहीं 5 सर ₹10 के हिसाब से 100 यूनिट ₹10 के हिसाब से 1000 होता है। आपने 1500 लिख दिया, तो 500 तो एक्स्ट्रा लिखा। हाँ, वो 500 इसके अंदर जुड़ा है, पर इसके अंदर एक अमाउंट और जुड़ा हुआ है। क्या है मैं बताऊँ? यहाँ से निकलेगा एक्चुअल गेन। अब बताते हैं। सर देखिए, तो हुआ क्या? कहानी दोबारा समझो। हुआ ये, भैया हमने यहाँ पर सारा खर्चा डाला, 40,000 रुपये का खर्चा आया, ठीक है। हमने कहा भाई देखो 150 का लॉस होगा, 150 माइनस करके यहाँ पर लिख दिया हमने 150 का लॉस होगा, 3,000 में से 150 गए तो 2850 बचना चाहिए था। पर एक्चुअली आउटपुट हमारा कितना है 2900, 2900 और 150 कितना है 3050, और यहाँ पर 50 का हमने गेन दिखा दिया। यहाँ पर भी 3050 आ गया। कोई दिक्कत किसी को यहाँ पर नहीं, क्योंकि इसका जो इफेक्ट है वो यहाँ पर दिखा दिया। अब हमने क्या करा भाई हमने क्या करा, इसमें ये भी 500 रुपये आपने ज़्यादा दिखाए, तो इसमें से हमने क्या करा यहाँ पर 500 रुपये जोड़कर और 175 और जोड़ा, वो एक्चुअल गेन है 175 का। अभी आगे जाके पता चलेगा आपको अकाउंट बनाओ। अब सर सबसे पहले तो ये करो, इधर आ जाओ। सबसे पहले देखो भाई 3000 यूनिट बनाने पर 40,000 रुपये का कॉस्ट आई। देख रहे हो आप? इसमें से मैंने सोचा था 150 यूनिट मेरी क्या होगी, 150 यूनिट मेरी नॉर्मल लॉस होगा और उस पे 1500 रिकवर हो जाएगा। इसका मतलब मेरी जो नेट अमाउंट बचेगा वो 2850 यूनिट बचेगी और 38,500। तो इससे मेरा क्या निकल गया पर यूनिट। मैंने आपको अभी ऊपर समझाया था, जब मैं कॉस्ट पर यूनिट निकालूंगा सिर्फ नॉर्मल लॉस और स्क्रैप, नॉर्मल लॉस की स्क्रैप वैल्यू ही कंसीडर करूंगा। अब नॉर्मल लॉस और अब नॉर्मल नहीं होता। रीजन ये है कि वो कस्टमर के कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से होता है, कंपनी के कॉस्टिंग पॉइंट में जाएगा, ना कि आज सर तो उसको कंसीडर नहीं करते। तो एक यूनिट बेचकर मैं कितना रिकवर करूंगा 13.50। सर एक यूनिट बेचकर मैं 13.50 रिकवर करूंगा, तो 2900 यूनिट बेचकर 13.5 के हिसाब से इतना रिकवर हो जाएगा टोटल। समझ में आया? इतना रिकवर हो जाएगा। अभी इधर देखो सर, यहाँ पर टोटल करता हूँ तो यहाँ 500 एक्स्ट्रा है और ये मेरा टोटल अमाउंट जो मैं कस्टमर से चार्ज करूँगा। इन दोनों को जोड़ा तो यह आया 40,675 और इन सब का टोटल था 40,000। तो मैंने यहाँ पर 4675 में से 40,000 हटा दिया, तो 675। 675। अब मैं आपको थोड़ा सा डिटेल लॉजिक बताऊं। आपने 50 यू 10 रुपए के हिसाब से 500 तो एक्स्ट्रा डाला, पर आपका जो गेन हुआ है वो 13 रुपए के हिसाब से। मतलब आपने 10 रुपए के हिसाब से डाला और 13 के हिसाब से आपको गेन हो रहा है। इसका मतलब सर ये 10, इसके दो पार्ट करो। 10 रुपए वो जो आपने इसके इफेक्ट को नली और 3.50875 वो जो आपका ये है लॉजिक। भई आपने 13.85 के हिसाब से डाला ना, कॉस्ट पर यूनिट के हिसाब से डाला। 1 यूनिट पे क्या कॉस्ट आ रही है? तो 50 यूनिट पे जो मेरी कॉस्ट आनी थी वो मेरा पूरा-पूरा पैसा बच गया। इसका मतलब आपने यहाँ पर जो 10 रुपए के हिसाब से एक्स्ट्रा डाल दिया था, वो आपने यहाँ पर रिकवर कर लिया, वो नलिफाई कर दिया उसका इफेक्ट। 500 से गया, पर जो 3 साढ़े 3 के हिसाब से और साढ़े 3 के हिसाब से और डाला है, वो आपका एक्चुअल गेन है जो आपको मॉनेटरी बेनिफिट प्रोवाइड कर रहा है। वो आपका एक्चुअल गेन है। समझ में आया वाला कॉन्सेप्ट? क्लियर हुआ? तो आप पहले तो यहाँ पर 150 की जगह 50 आपने एक्स्ट्रा डाला, यहाँ 150 में 50 एक्स्ट्रा डाला, 50 एक्स्ट्रा डाला तो 10 रुपए के हिसाब से 500 एक्स्ट्रा डाल दिया। उन दोनों को इफेक्ट खत्म कर लिए, 50 को यहाँ पर डाला, खत्म, और उसका 500 रुपए यहाँ से नलीफाई हो गया। तो ये एक्स्ट्रा 175 क्यों आया? क्योंकि एक यूनिट पे जो कॉस्ट आ रही है वो 13.5 रुपए आ रही है और मैंने यहाँ पर 10 रुपए डाला हुआ है। इसका मतलब 10 रुपए हटाऊंगा तब भी 3.5 रुपए की कॉस्ट मेरी बच गई ना। तो यूनिट लॉस होता तो 13.5 रुपए के हिसाब से लॉस होता, है ना? और रिकवर कितना हो रहा है 10 रुपए के हिसाब से। तो मेरा जो लॉस 13.5 के हिसाब से होना चाहिए था वो मेरा लॉस नहीं हुआ है। ठीक है, तो वो पूरा-पूरा रिकवर हुआ 675 रुपए। उसमें से मैंने 500 रुपए ऑलरेडी ऑलरेडी यहाँ पर शो कर दिया था, वो हटाऊँगा तो नेट 175 रुपए का एक्चुअल गेन होगा। ऐसे लॉजिक लगाइए। इसको मैं अकाउंट के साथ समझाता हूँ। इसको मैं अकाउंट के साथ समझाता, नॉर्मल लॉस। इधर देखो, इधर देखिए। सर नॉर्मल लॉस कितना है? 150 यूनिट, 10 रुपए के हिसाब से 1500, ये क्रेडिट साइड में है तो नॉर्मल लॉस के डेबिट साइड में आ जाएगा। यहाँ पर मैंने लिख दिया, नॉर्मल लॉस अकाउंट बनाया और डेबिट साइड में लिख दिया। देखो 150 यूनिट 10 रुपए के हिसाब से 1500 रिकवर का। पर मैंने सोचा, मैंने देखा यार 150 यूनिट का तो एक्चुअली में लॉस ही नहीं हुआ। लॉस तो सिर्फ 100 यूनिट का हुआ है। तो आप कस्टमर से 100 ही यूनिट तो चार्ज करोगे 10 रुपए के हिसाब से 1000 रुपए। आपने 50 यूनिट का 500 रुपए ज्यादा नहीं दिखा रखा। यही तो मैं समझा रहा था आपको।
भाई 150 के हिसाब से 1500 रुपए रिकवर कैसे हो सकता है जब एक्चुअल लॉस गोडाउन पे यूनिट की वेस्टेज ही 100 यूनिट की है। तो हमने दिमाग लगाया ये यार ये तो एक्सपेक्टेड था, अब ये सही कर रहा हूँ मैं इसको। क्या कर रहा हूँ? सही कर रहा हूँ। कि हाँ यार 100 का जो मेरा एक्सपेक्टेड की 100 का एक्चुअल लॉस हुआ है, वही मैं कस्टमर को बेचकर कबाड़ी वाले को बेचकर रिकवर करूँगा 1000 रुपए। और जो मैंने 50-500 के हिसाब से एक्स्ट्रा दिखा रखा है वो एबनॉर्मल गेन में जाकर एडजस्ट कर दूँगा। यही वो 50 और 500 बता रहा था जो एक्स्ट्रा पार्ट था। अब एबनॉर्मल गेन कहाँ पर है ज़रा बताओ? सर एबनॉर्मल गेन जो है वो 50 यूनिट ₹13.5 के हिसाब से 675 डेबिट साइड पर है। तो ये क्रॉस पोस्टिंग होगी क्रेडिट साइड पर आएगा, राइट? ये आएगा। देखो यहाँ पर आ गया। एबनॉर्मल गेन प्रोसेस ए से आया ₹150 13.58 13.50 ₹675। और सर इसमें कितना अमाउंट एडजस्ट करूँगा? ये वाला अमाउंट एडजस्ट करूँगा, वाला। 50 यूनिट 500 के हिसाब से जो एक्स्ट्रा नॉर्मल लॉस में था वो एबनॉर्मल गेन में जाकर एडजस्ट होगा। तो ये अब क्रॉस पोस्टिंग होके यहाँ पर आएगा। मैंने यहाँ पर कहा कि ये नॉर्मल लॉस से आ गया देखो। ₹50 नॉर्मल लॉस में एक्स्ट्रा जोड़ा हुआ था ₹500 50 और 500 वो हमने एडजस्ट कर दिया। तो हमने कहा देखो 50 यूनिट पर हमारा एबनॉर्मल था वो एडजस्ट हो गया खत्म। ₹675 का हमारा कॉस्ट सेविंग हुई। क्या बोलूँगा इसको? कॉस्ट सेविंग। अगर ये लॉस हुआ तो 675 जाते और ये लॉस बच गया। ना होने के कारण हमारी इतनी कॉस्ट सेविंग हुई। इतनी कॉस्ट सेविंग हुई इसका मतलब ₹500 हमारे एक्स्ट्रा डाले हुए थे नॉर्मल लॉस में वो हटाकर 175 का एक्चुअल गेन है जो हमारा इतना पैसा हमारा बच गया। क्योंकि देखो अगर ₹675 का ये 50 यूनिट का लॉस हो जाता, अगर आप थोड़ा-सा डिटेल में जाएँगे तो आप ये सोचो कि अगर ये 50 यूनिट का मेरा लॉस हो ही जाता, तो मुझे 675 का लॉस होता। ही लॉस होता। 500 तो मैं कबाड़ी वाले से ही रिकवर कर रहा हूँ। थोड़ा-सा डिटेल में जाओ तो। अगर ये ₹50 का लॉस नहीं हुआ ना अभी, हो हमने कहा था होगा, पर ये नहीं हुआ, तो ये एब्नॉर्मल गेन हुआ। हमने यही तो बोल रहे हैं। पर अगर मान लो ये एब्नॉर्मल गेन ना होकर ये लॉस ही हो जाता, पूरा 150 का लॉस हो जाता, ये 50 का भी लॉस हो जाता, तो 50 का लॉस होने पर कितने की कॉस्ट आती है हमारी? 675 की कॉस्ट आ रही है इसको बनाने में। तो 500 तो मैं कबाड़ी वाले से रिकवर कर ही रहा हूँ ना। तो अगर ये लॉस हो जाता तो 675 का लॉस नहीं होता। कितने का होता? सिर्फ 175 का होता क्योंकि तब भी मैं ₹500 रिकवर कर ही लेता कबाड़ी वाले से। तो सर जो एक्चुअल लॉस होता आपका वही आपका एक्चुअल गेन है। क्योंकि देखो 50 यूनिट का लॉस होता तो ₹500 आप कबाड़ी वाले से रिकवर कर लेते तो नेट लॉस होता 175 का। अब वो 50 यूनिट का लॉस आपका नहीं हुआ। अब आपका गेन 175 का नहीं होगा क्योंकि 500 तो पहले भी रिकवर हो ही रहा था। तो अब कितना होगा? 100। वो कहते हैं डिटेल में जाना, थोड़ा घुस कर पढ़ना। आया समझ में नहीं आया? खत्म हो गया जी कंसेप्ट। अब एक क्वेश्चन कराना है मुझे नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा। पहला कंसेप्ट खत्म हो गया। सारे करा दिए मैंने आपको। ये पूरा कंप्लीट हो गया। क्लास समझ में आई? दिस इज द लॉजिकल क्लास। मैंने आपको सारा समझा दिया, विद लॉजिक बता दिया। थोड़ा स्पीड से चले। इसको कर इतने तक पहुंचने के लिए हमें 3 क्लास लगती है। इसको स्पीड 40 मिनट में। ठीक है सर? तो नेक्स्ट क्लास में पहले तो मैं आपको कराऊंगा इसके बिहाफ पर क्वेश्चंस। क्या है पॉइंट? क्वेश्चन कराने जरूरी है। तो नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा क्वेश्चन इसके बिहाफ पर। अब समझ पाओगे कि कैसे करते हैं। एंड देन उसकी नेक्स्ट क्लास में हम WIP इक्विवेलेंट अप्रोच समझेंगे दोनों को और उसका एक क्वेश्चन करेंगे क्योंकि इंटर प्रोसेस प्रॉफिट तो वैसे ही नहीं करोगे तो चलेगा। बस ऐसे ही चुटकियों में हो जाएगा। चलिए सर आज की क्लास को हम यहीं पर समाप्त रखेंगे। कितनी करना? रिवीजन करते हो ऐसी रिवीजन करो फटाक से 45 मिनट खत्म। 4 क्लास में टॉपिक खत्म हो जाएगा। करने को तो मैं 2 में भी कर देता, 1.5 घंटे लेकर। कोई बेनिफिट थोड़ी है उसका। स्टेप बाय स्टेप करो, आराम से हो जाएगा। चलिए सर आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करेंगे। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। हैव अ नाइस डे। बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक